नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यूपी टीजीटी सोशल साइंस ज्योग्राफी के लेक्चर 4 में मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, हमने पिछले 3 लेक्चर में आपको चट्टान के बारे में बताया था और आज ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वह हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी जिसे वोल्केनोज भी कहा जाता है, ज्वालामुखी का शाब्दिक अगर आप देखें तो ज्वाला प्लस मुख, यानी ज्वाला का मतलब होता आग और मुख का मतलब होता मुंह से, यानी जिसके मुंह से आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ लें तो यह पूर्ण रूप से इसकी परिभाषा जो है वह गलत हो जाएगी। तो ज्वालामुखी से कभी आग नहीं निकलती है। आग जैसी भ्रांतियां होती हैं, आग दिखाई देती है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ज्वालामुखी में आग नहीं निकलती। ज्वालामुखी एक प्रक्रिया है। ज्वालामुखी जो है वह एक प्रक्रिया है जिसमें भूगर्भ से निकलने वाले जलवाष्प, गैसें, विखंडित पदार्थ और मैग्मा तक के संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। तो एक तरह से हम कह लें कि ज्वालामुखी जो है उन सब प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित स्वरूप है जिसके अंतर्गत भूगर्भ से लेकर के धरातल तक प्रकट होने में जो भी प्रक्रिया होती है उन सारी प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित स्वरूप होता है। ज्वालामुखी, यूँ कह लें तो ज्वालामुखी एक प्रकार का छिद्र या गोल आकार का छिद्र या लगभग गोल आकार का या पूरा गोला आकार का एक ऐसा छिद्र होता है या दरारी आकार का एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें से हो करके पृथ्वी के भूगर्भ से तप्त तरल मैग्मा बाहर आता है। तो एक छिद्र से होकर के या दरार से होकर के भूगर्भ से निकलने वाले तप्त तरल मैग्मा के बाहर प्रकट होने तक की इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी में उसके मुख से कभी आग नहीं निकलती, बल्कि भूगर्भ के अंदर से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वह इतने गर्म होते हैं, इतने तप्त होते हैं कि जैसे ही बाहर आते हैं तो हमें आग सी भ्रांति होती है, जिसे हम ये समझ लेते हैं कि इनके मुख से आग निकल रही हो। तो जो वह आग की भ्रांति होती है वह हमारा सिर्फ ऊपरी भाग होता, वह अंदर से आग नहीं होती, बल्कि अंदर से आने वाले पदार्थ एकदम गर्म और लाल कलर के होते हैं। इसी वजह से जो वह हमको आग जैसा प्रतीत होता है। हाँ, कुछ प्रज्वलित गैसें निकलती हैं जो कभी कभार बाहर आने पर जो है जैसे उनका संपर्क ऑक्सीजन से होता है तुरंत वह जल जाती हैं। तो इससे कभी कभार जो है लगता है कि उनके मुख से आग निकल रही, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। कभी भी भूगर्भ के अंदर से नहीं आग आती है, बल्कि ये एक बाहरी प्रक्रिया, जैसे ही गैसें बाहरी संपर्क में आती हैं तुरंत उसमें जो है बाहर के वातावरण से संपर्क होता है तो उनमें जो है आग जैसी भ्रांति होती है, या कुछ प्रज्वलित गैसें हैं जो जलने लगती हैं तो आग की भ्रांति होती है। तो ज्वालामुखी जो है एक प्रक्रिया है जिसके अंदर भूगर्भ से निकलने वाले तप्त तरल मैग्मा से लेकर के बाहर तक प्रकट होने और जमा होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल करते हैं। तो ज्वालामुखी धरातल पर स्थित एक गोल आकार का या लगभग गोल आकार का एक छिद्र होता है जिसमें से हो करके समय समय पर गैसें, गर्म तप्त लावा, मैग्मा, विखंडित पदार्थ, धूल, राख और गैसें जो है ये निकलते रहते हैं। अब आते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया में सबसे पहले होता क्या है। तो ज्वालामुखी में जो निकलने वाले, सबसे पहले हम जानते हैं कि इससे कौन कौन से पदार्थ जो है वह निकलते हैं। तो निकलने वाले पदार्थों को हम जानते हैं। जब कभी भी कहीं भी धरातल पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय
बहुत सारे पदार्थ जो है वो भूगर्भ से निकल करके धरातल पर प्रकट होते हैं। तो जब भी कहीं भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे सबसे पहले जो है गैसों का उद्गार होता है, यानी सबसे पहले जो है धरातल को तोड़ करके गैसें बाहर आती। अब गैसों की तीव्रता जितनी अधिक होगी, विस्फोट या धरातल का टूटना उतना तेजी से जो है वह संपादित होगा। निकलने वाले पदार्थों को हम 3 श्रेणियों में रखते हैं। पहला होती है गैस एवं जलवाष्प, दूसरे नंबर पर आते हैं विखंडित पदार्थ, और तीसरे नंबर पर आता है मैग्मा। सबसे पहले जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो धरातल को तोड़ करके गैस और जलवाष्प निकलती है। निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वह जलवाष्प की ही होती है, जो लगभग 60 से 90% तक जलवाष्प का योगदान होता है। निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की होती है, जिसमें योगदान इनका सबसे अधिक 60 से 90% होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इस तरह की तमाम गैसें भी जो है इसमें से निकल करके आती हैं। तो सबसे पहले गैसें धरातल को तोड़ती हैं। अब धरातल को तोड़ना गैसों की तीव्रता पर निर्भर करता है। गैसों की तीव्रता जितना ज़्यादा होती है धरातल को उतने ही तेज़ी से और विस्फोट के साथ तोड़ा जाता है। अगर गैसों की तीव्रता बहुत कम होती है तो वह धरातल को धीरे से तोड़ करके प्रकट होती हैं। गैसों की तीव्रता ज़्यादा होती है तो वह काफ़ी विस्फोट के साथ तोड़ करके प्रकट होती हैं। इसके बाद आते हैं विखंडित पदार्थ। गैसें एवं जलवाष्पों के निकलने के बाद जब धरातल पर एक छिद्र बन जाता है तो उस छिद्र से विभिन्न प्रकार के विखंडित पदार्थ निकल करके आते हैं। वह विखंडित पदार्थ इन गैसों के जोर से काफ़ी तेज़ी से आकाश में उछाल दिए जाते हैं और ये इतनी अधिक ऊंचाई तक जाते हैं जितनी गैसों की तीव्रता इन्हें ऊपर तक लेकर के जाती है। जैसे ही गैसों की तीव्रता खत्म होती है ये विखंडित पदार्थ पुनः वापस आकर के इन्हीं छिद्रों में या अगल बगल में गिरने लगते हैं। तो जो गैसों के साथ उड़ने वाले जो विखंडित पदार्थ होते हैं उनमें जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को बम कहा जाता है। विखंडित पदार्थों में जो निकलने वाले बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन बड़े बड़े टुकड़ों को हम बम कहते हैं। तो जब ये आकाश में उछाल दिए जाते हैं और जब वह नीचे की तरफ गिरते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बम की बारिश हो रही हो। इसीलिए इन बड़े बड़े टुकड़ों का बम कहा जाता है, जिनका व्यास कुछ मीटर से लेकर के कई मीटर तक होता है। इसके अलावा इसके बाद कुछ मटर या अखरोट के दाने के बराबर भी निकलते हैं, जिन्हें हम लैपिली कहते हैं। इन्हें लैपिली कहा जाता है। मटर या अखरोट के दाने के बराबर जो है निकलने वाले विखंडित पदार्थों को लैपिली कहते हैं। इसके अलावा इनमें से महीन कण निकलते हैं जिन्हें ज्वालामुखी राख कहा जाता है। इसके अलावा राखों के संगठित रूप, जब ये राखें इन छिद्रों से होकर के ऊपर तक उड़ती हैं तो गैस जब प्रज्वलित होती हैं तो जैसे दिखता है कि उसमें से चिंगारी निकल रही हो, तो जब ये गैसें ऊपर निकल करके जलती हैं तो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देती हैं। उन बिंदुओं को जो है झामक कहा जाता है। एक चमक सी उत्पन्न होती है, उसे हम झामक कहते हैं। इसके अलावा इन राखों के एकत्रित होने से चने के दाने के बराबर या उससे भी छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, इन्हें ब्रेसिया कहा जाता है। तो ब्रेसिया लैपिली ये मटर और चने के दाने के आकार के बराबर जो है या विखंडित पदार्थ निकलते हैं। सबसे बड़े जो विखंडित पदार्थ निकलते हैं वह बम होता है। तो सबसे पहले गैसें जो है धरातल को तोड़ करके बाहर आती हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। लगभग 60 से 90% जो है वह जलवाष्प का योगदान होता है। इसके बाद विखंडित पदार्थ निकल करके आते हैं। इन विखंडित पदार्थों में कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं जिन्हें बम कहा जाता है। कुछ मटर और अखरोट के दानों के बराबर होते हैं जिन्हें लैपिली कहते हैं। उसमें से राख निकलती है। राखों के जब ऊपर निकल करके ये छोटे छोटे संगठित होकर के जलती है तो उन छोटे छोटे बिंदुओं को झामक कहा जाता है। इसके अलावा चने के दाने के आकार के बराबर
जो टुकड़े होते हैं उन्हें ब्रेसिया कहते हैं। इस तरह से जो है बहुत सारे पदार्थ निकल करके बाहर आते हैं। विखंडित पदार्थों के बाद सबसे अंत में निकल करके आता है मैग्मा। मैग्मा जिसे लावा भी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो है धरातल पर सबसे अंत में प्रकट होने वाला एक तप्त और तरल पदार्थ होता है। इसी तप्त तरल पदार्थ को ही मैग्मा या लावा कहा जाता है। यह सबसे अंत में निकल करके आता है और यह निकल करके उस ज्वालामुखी छिद्र के आसपास जो है एकत्रित हो जाता है। तो इस तरह से जो है यह निकलने वाले 3 पदार्थ होते हैं, गैस एवं जलवाष्प, विखंडित पदार्थ एवं मैग्मा। अब मैग्मा जो है ज़्यादा अगर पतला होता है तो ये दूर तक फैलता है। मैग्मा अगर लसदार होता है तो वह जल्दी से जम जाता है, इसलिए इसका फैलाव ज़्यादा दूरी तक नहीं होता बल्कि गुंबद के आसपास ही बड़ा आकार ले लेता है। लेकिन अगर मैग्मा पतला है, ज़्यादा तरल है, तो वह निकल करके जो है आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इस तरह से जो है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो है निकलने वाले पदार्थ हैं, जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। इसके बाद जो है ज्वालामुखी के अंग। ज्वालामुखी के अंग धरातल को तोड़ करके जब ज्वालामुखी बाहर आता है तो इससे निकलने वाला जो मैग्मा है, इसके आसपास जो है धरातल के आसपास वह एकत्रित होने लगता है। और ये जैसे जैसे जब मैग्मा का उद्गार होता रहता है, मैग्मा एक दूसरे के ऊपर जो है वह जमा होता रहता है। और इस जमे हुए मैग्मा में, इस जमे हुए पदार्थ में मैग्मा धीरे धीरे जो है निकल करके एक नली के सहारे वह ऊपर आता रहता है। इस तरह से मैग्मा के द्वारा जो जमा हुआ एक टीले की तरह हो जाता है, जिसका आकार शंकु जैसा होता है। छिद्र के सहारे निकलने वाला जो तप्त तरल मैग्मा है, वह मैग्मा धीरे धीरे उस छिद्र के सहारे जमा होता रहता है और एक ऊंचा होता चला जाता है, और जिसका ऊपरी भाग उठा रहता है, जबकि अगल बगल का भाग जो है वह ढाल होता है। नीचे चौड़ाई अधिक होती है, ऊपर की तरफ यह पतला होता चला जाता है। तो देखने में यह शंकु की तरह लगता है। तो मैग्मा के इसी शंकु के आकार के जमाव को ही इसे ज्वालामुखी शंकु भी कहा जाता है। इसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। और इस शंकु का सबसे ऊपरी भाग, जहाँ से मैग्मा निकल करके आसपास के क्षेत्रों में फैलता है, उस मुख को क्रेटर कहा जाता है। इसे ज्वालामुखी का छिद्र या मुख भी कहते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग जहाँ से मैग्मा निकल करके आसपास के क्षेत्रों में जमा होता है, उसे ही हम क्रेटर कहते हैं। यह क्रेटर धीरे धीरे विखंडित होकर के टूट करके बड़ा होता रहता है, और क्रेटर जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसे ही काल्डेरा कहा जाता है। परीक्षा में अक्सर पूछता है कि काल्डेरा किसका विस्तृत रूप है। तो काल्डेरा जो है वह क्रेटर का विस्तृत रूप है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है ऊपर का, वही धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के बाद जब इसका आकार काफ़ी विस्तृत हो जाता है, कई किलोमीटर व्यास इसका हो जाता है, तो इसे ही हम काल्डेरा कहते हैं। तो ज्वालामुखी के छिद्र को जो है क्रेटर कहा जाता है, इसके मुख को क्रेटर कहते हैं। इसके बाद क्रेटर के बड़े रूप को काल्डेरा कहा जाता है। और जिस नली के सहारे, या कह लीजिए जिस छिद्र के सहारे मैग्मा ऊपर की तरफ चढ़ करके फैलता है, उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। इसे जो है ज्वालामुखी नली कहा जाता है। तो ये जो है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब धरातल पर मैग्मा का जमा हो जाता है, तो उस समय कुछ बनने वाले जो है कुछ आकृतियां होते हैं, जिन्हें कुछ इस तरह से नाम दिया जाता है। मैग्मा के जमे हुए ढेर को ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। जिस नली से होकर के मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है, उसे ज्वालामुखी नली कहते हैं।
शंकु का सबसे ऊपरी भाग जहाँ से मैग्मा निकल करके अपने आसपास के क्षेत्रों में फैलता है उसे क्रेटर कहा जाता है या ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है। और यही क्रेटर जब बड़ा रूप ले लेता है तो इसे जो है काल्डेरा कहा जाता है। तो ये ज्वालामुखी के दौरान उद्गार के बाद जमने के बाद मैग्मा के ये उससे जो है बनने वाली स्थलाकृतियाँ। नेक्स्ट अब आते हैं हम इसके वर्गीकरण, ज्वालामुखी का वर्गीकरण। या यूं कह लीजिए ज्वालामुखी का प्रकार। तो ऐसा देखा जाता है कि ज्वालामुखी का उद्गार जो है वह कई तरह से होता है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो धरातल को तोड़ करके काफ़ी विस्फोट के साथ तेज़ी से निकल करके आते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं जो धरातल को धीरे से तोड़ करके धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं जो एक बार उद्गार होने के बाद लगातार वह उनमें से उद्गार होता रहता है, राख धुआं मैग्मा जो है वह निकलता रहता है। इसके अलावा कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो एक बार उद्गार होने के बाद कुछ दिनों तक सुप्त पड़े रहते हैं, फिर उनमें दोबारा उद्गार हो जाता है, यानी एक गैप के बाद उद्गार हो जाता है। आज उद्गार हुआ 10 साल 20 साल बाद फिर उसमें उद्गार हो जाता है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जिनमें एक बार उद्गार हो गया तो लगभग 100 साल 200 300 400 साल हो गए लेकिन उनमें अभी तक उद्गार नहीं हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो ज्वालामुखी का उद्गार जो है कई तरीक़ों से होता है। तो इसी आधार पर जो है इन्हें कई भागों में बांटा जाता है। तो पहला जो बांटने का इनका आधार है तो उद्गार के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। उद्गार के आधार पर वर्गीकरण। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक पहला है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को पुनः उपविभाजन करते हैं जिसमें पहला है हवाईयन प्रकार। हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी। दूसरा है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, इसमें पहला है हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, विसुवियस तुल्य, और 5वां है पीलियन तुल्य। ये 5 प्रकार के जो है वह केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं। और दूसरा जो होता है वह दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जब ज्वालामुखी का उद्गार एक केंद्र के सहारे होता, एक नली के सहारे होता है। यह उद्गार चाहे धीरे से हो या बहुत तीव्रता से हो, गैसें धरातल को तोड़ करके अगर बहुत धीरे से भी आती हो या गैसें धरातल को तोड़ करके बहुत विस्फोट के साथ आती हो, लेकिन इस प्रकार के ज्वालामुखी में हमेशा मैग्मा जो है वह धरातल पर एक छिद्र के सहारे बाहर आता है, एक गोल छिद्र के सहारे बाहर आता है। तो इस प्रकार का जो उद्गार है वह केंद्रीय उद्गार कहलाता है। इसको कुल गैसों की तीव्रता और भूपटल को तोड़ने के आधार पर जो है कुल 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला है हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी। यह ऐसा ज्वालामुखी है
जिसमें गैसों की तीव्रता बहुत ही कम होती है, और गैसों की तीव्रता बहुत कम होने के कारण यह धरातल को धीरे से तोड़ करके गैसें और लावा जो है धीरे से धरातल के ऊपर जो है वह प्रकट हो जाता है। लेकिन उद्गार जो है वह विस्फोटक प्रकार का होता है। विस्फोट बहुत तीव्र तो नहीं होता, लेकिन गैसें धीरे से धरातल को तोड़ करके बाहर प्रकट हो जाती हैं, और गैसों की तीव्रता कम होने के कारण जो है इसमें से निकलने वाले जो विखंडित पदार्थ होते हैं बहुत नाम मात्र के होते हैं। तो इस तरह की ज्वालामुखी जो है वह खास करके हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं, और हवाई द्वीप पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इस प्रकार की ज्वालामुखियों को हवाईयन तुल्य या हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी कहते हैं। और हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, हवाई द्वीप पर जो हवाई ज्वालामुखी है उसमें से कुछ राख के साथ निकलने वाले जो छोटे छोटे विखंडित पदार्थ होते हैं वह हवा में जब उछलते हैं तो अत्यधिक ताप के कारण जलते हैं। तो जैसे लगता है कि उस छिद्र से एक केश राशि निकल रही हो, जिसे हवाई द्वीप के लोग जो है इसे यहाँ की अग्नि देवी के नाम से जो है वह जानते हैं। अग्नि की पीली देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर इससे निकलने वाले विखंडित पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इससे जो राखें उड़ती हैं वह ऊपर निकल करके जलती है, तो जैसे लगता है कि उसमें से एक केश राशि निकल रही हो। दूसरा जो है वह स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो है प्रथम प्रकार की ज्वालामुखी से काफ़ी तीव्र होता है, यानी यह धरातल को काफ़ी विस्फोट के साथ तोड़ता है, और इसे में जो है निकलने वाले कुछ विखंडित पदार्थ भी होते हैं। इसमें बम भी होता है, झामक भी होता है, ब्रेसिया भी होता है और लैपली। लेकिन निकलने वाले विखंडित पदार्थ थोड़े कम होते हैं, लेकिन प्रथम प्रकार की इनमें गैसों की तीव्रता अधिक होती है। यानी प्रथम प्रकार से निकलने वाला मैग्मा इसमें थोड़ा लसदार होता है। और इस प्रकार की ज्वालामुखी जो है वह भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर में एक द्वीप है सिसली। सिसली द्वीप के उत्तर में एक द्वीप है लिपारी। उसी लिपारी द्वीप पर जो है यह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है, और इसी प्रकार के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को है वह स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्राम्बोली तुल्य यानी स्ट्राम्बोली की तरह उद्गार करने वाले हर ज्वालामुखी जो हो वह जागृत हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जो स्ट्राम्बोली के समान अपनी विशेषता रखते हैं उन्हें स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। तो स्ट्राम्बोली जो है यह भूमध्य सागर में सिसली द्वीप के उत्तर में एक लिपारी द्वीप है, और उसी लिपारी द्वीप पर पाया जाता है यह आपका स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा आपका है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी ऊपर के दोनों ज्वालामुखियों से काफ़ी विस्फोटक ज्वालामुखी होता है, और इसका मैग्मा इतना लसदार होता है कि दो उद्गारों के बाद वह पूरी नली को जाम कर देता है, और जब नली को जाम कर देता है तो नीचे जो है गैसों का काफ़ी संकेंद्रण होने लगता है, और तीसरे विस्फोट में गैसें इतनी ज़्यादा तेज़ी से निकलती हैं कि वह विखंडित पदार्थों को जो है काफ़ी ऊंचाई तक उछाल देती हैं, और गैसों का मेघ धरातल के ऊपर लगभग फूल गोभी के समान जो है वह फैल जाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी में गैसें बाहर फूल गोभी के आकृति के समान दिखाई देती है, तो वह हमारा ज्वालामुखी है वल्केनियन। तो वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो है वह स्ट्राम्बोली और हवाईयन से काफ़ी तीव्र होता है, और ये धरातल को काफ़ी विस्फोट के साथ तोड़ता है, और इससे निकलने वाले विखंडित पदार्थ भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसमें बम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और ये गैसों के साथ काफ़ी ऊपर तक उछाल दिए जाते हैं, और जैसे ही गैसों की तीव्रता कम होती है ये नीचे गिरने लगते हैं, जिसे हम बम की बारिश कहते हैं। और यहाँ से जो निकलने वाला गैसों का मेघ होता है वह धरातल के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक इस तरह से फैल जाता है जैसे फूल गोभी का फूल हो। और ये वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी भी इसी लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी भी इसी लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। तो इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को जो है वह वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद आता है विसुवियस तुल्य। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी भी सेम वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता रखता है, बस अंतर यह होता है कि इसके गैसों की तीव्रता इससे कहीं थोड़ा सा ज़्यादा होती है।
जैसे विस्फोट वल्केनियन तुल्य का होता, उसी तरह का विस्फोट जो है विसुवियस का भी होता है, लेकिन विसुवियस में निकलने वाले जो गैसों की तीव्रता होती है वह काफ़ी और अधिक ऊंचाई तक उछाल दी जाती है और ये धरातल के ऊपर ये गोल छाते की जैसा बना लेता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है उपर्युक्त चारों प्रकार के ज्वालामुखियों से सबसे ज़्यादा भयानक होते हैं और अब तक विश्व के सबसे ज़्यादा भयंकर ज्वालामुखियों में यह जाने जाते हैं। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में मैग्मा इतना लसदार होता है कि वह ज्वालामुखी के दौरान नली को, बनी हुई नली को एकदम जाम कर देता है और गैसों की तीव्रता जब नीचे ज़्यादा हो जाती है तो यह उसे काफ़ी भयंकर विस्फोट के साथ तोड़ करके बाहर निकलता है। और इस प्रकार का उद्गार जो है हवाई द्वीप के मार्टिनिकी, हवाई द्वीप में एक स्थान है मार्टिनिकी, मार्टिनिकी पर जो है पीली ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, वहीं पर इसका नाम जो है वह पीलियन तुल्य ज्वालामुखी रखा गया है। और यह ज्वालामुखी इतना विस्फोटक था कि गैस जो है लगभग 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ा दिए गए थे। तो इस तरह के उद्गार में कभी कभी जो जमा हुआ मैग्मा होता है या जो ज्वालामुखी का शंख होता है वह भी उड़ा दिया जाता है। तो यह सबसे भयानक ज्वालामुखियों में से है और इसमें लसदार मैग्मा इतना लसदार होता है कि गैसों की तीव्रता को एकदम बाधित कर देता है और जब कभी गैसें बहुत अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो वह धरातल को बहुत विस्फोटक तोड़ करके निकल आती हैं। इस तरह के ज्वालामुखी खास करके सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं जो एक उद्गार के बाद दूसरे उद्गार में काफ़ी खतरनाक होते हैं। और ऐसा हुआ था सुंडा जलडमरू मध्य में, जिसे क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहा जाता है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ था तो इसके पहले उद्गार में लगभग 30 किलोमीटर और दूसरे उद्गार में लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों को उड़ाया गया था और इससे जो है सुंडा जलडमरू मध्य का लगभग 1/3 भाग जो है वह पानी में डूब गया था और यहाँ होने वाली हलचल को अटलांटिक महासागर तक अनुभव किया गया था। तो ये सबसे भयंकर ज्वालामुखी होते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो गैसों की तीव्रता और विस्फोट के आधार पर जो है इन्हें 5 प्रकारों में बांटा जाता है और इन सभी प्रकार के उद्गार वाले ज्वालामुखियों का जो उद्गार है वह एक नली के सहारे होता है, इसीलिए इसे केंद्रीय उद्गार वाले हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद जो है यह दरारी उद्गार है। तो दरारी उद्गार में जब कभी मैग्मा बहुत पतला होता है, गैसों की तीव्रता कम होती है और धरातल कमजोर होता है तो मैग्मा जो है वह धरातल को हल्के से तोड़ करके, गैसें तोड़ करके एक लंबे दरार के रूप में जो है भूमि को तोड़ देती हैं और गैसें बाहर निकल आती, इसमें कोई भी खंडित पदार्थ नहीं निकलते और लास्ट में मैग्मा निकल करके आसपास के धरातल पर फैल जाता। इसे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहा जाता है और इस तरह का उद्गार हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर हुआ है। इसके अलावा आइसलैंड में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। इस तरह के उद्गार जो है वह पाए जाते हैं जिसके कारण धरातल पर मैग्मा परत दर परत जमा होकर के एक विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।